आज स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यदि हम आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी में सारणी से लगभग बाहर नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में 14 तत्वों को रखा गया है। इन तत्वों को कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। जो पहली 14 तत्वों की सीरीज है उसे हम लैंथेनॉइड कहते हैं, और जो नीचे वाली दूसरी 14 तत्वों की जो सीरीज है उसे हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो ये दोनों सीरीज के 14 तत्व मिलकर कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तत्वों का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम विभेदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह सबसे बाहर से दो कोष पहले वाली एफ उपकोष में प्रवेश करता है। और खास बात ये होती है कि इन तत्वों के विन्यास जब निकाले जाते हैं तो उनकी लास्ट की 3 कोष अपूर्ण होती हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह N-2 S2P6D10F में 1 से 14 है, N-1 S2P6D में 0 या 1, और सबसे बाहरी कोष में S में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख रहे हैं N माने सबसे बाहर की कोष, N-1 यानी उससे पिछली कोष, और उससे भी एक और पिछली कोष यानी इसे N-2 कहेंगे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी की F उपकोष में प्रवेश करता है, और जिसमें 1 या 2 या 3 या 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। N-1 की जो D उपकोष है उसमें कभी 0 या कभी 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकांशतः 0 रहेगा। अपवाद वाले जो तत्व हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और सबसे बाहरी कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में इस विन्यास को ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2, यानी सबसे बाहर वाली जो कोष है उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पिछली वाली कोष के D में 0 या 1, और उससे भी पिछली वाली जो N-2 वाली जो सेल है उसके F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो तत्व हैं वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 2 प्रकार के होते हैं। तो लैंथेनॉइड के लिए सबसे बाहरी की कोष में N=6 होता है लैंथेनॉइड के लिए, यानी लैंथेनॉइड के तत्वों में 6 कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और एक्टिनॉइड में 7 कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ N की वैल्यू यदि हम 6 कर देंगे तो लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा सबसे बाहर का। और यदि हम इसी वाले फार्मूले में N की वैल्यू 7 कर दें तो एक्टिनॉइड का बाहर की कोषों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 सीरीज होती हैं, एक होती है लैंथेनॉइड और दूसरी होती है एक्टिनॉइड। तो पहले आरंभ करते हैं ये लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज यानी 4F सीरीज कहलाती है, यानी 4F सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनको लैंथेनॉइड कहते हैं। क्योंकि ये जो तत्व हैं ये आपकी आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो तीसरा वर्ग है उस तीसरे वर्ग में ये लैंथेनम तत्व आएगा। उस लैंथेनम से आगे वाले तत्व हैं सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेटियम 71 तक के तत्व, 14 तत्व, इन्हें हम कहते हैं लैंथेनॉइड। तो ये 14 तत्व हैं, ये लैंथेनॉइड कहलाते हैं। अब जरा मैं इसमें से आपको एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताता हूँ। जैसे ये प्रोमेथियम 59 है,
इसमें हम ज़रा देखें तो 54 जीनोम तक तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद वही सीरीज चलेगी 4F 5D 6S। तो मैंने कहा कि लास्ट में 6S में तो 2 होने ही होने हैं। 5D में सामान्यतः 0 ही होगा, केवल अपवाद में यहाँ 1 होगा। अब यहाँ कितने हैं, ये 54। तो प्रेशियोडाइनियम में हमने देखा कि 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जीवन तक हो जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने हैं। डी में सामान्यतः 0 रहता है, अपवाद हो तो अलग बात है। तो ये 54 और 2 हो गए आपके 56। तो यहाँ रह गए 3। इस तरह से 4F3 5D0 6S2। तो हमने देखा कि इसका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ 4F में आया, इसलिए ये कहलाएगा F ब्लॉक का एलिमेंट। अच्छा, 4F में आया तो ये लेंथेनॉइड होगा। यदि 5F में आता लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एक्टिनॉइड होता। जरा मैं इसे इन्हीं 59 इलेक्ट्रॉन को यदि हमें कोष में भरूँ, सेलों में भरूँ, तो पहली कोष में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और उसके बाद चौथी में 21, पाँचवीं में 8 और लास्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं पीछे की ये जो 3 कोष हैं ये अपूर्ण हैं, इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि हम जानते हैं सबसे लास्ट कोष पूर्ण तब मानी जाती है जब उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे पिछली में 18 हो, उससे पिछली में 32 हो। तो न यहाँ 8 हैं, न यहाँ 18 हैं, न यहाँ 32 हैं। इसलिए इसकी 3 पीछे की जो कोष हैं वो अपूर्ण हैं और लेंथ नोड की पीछे की 3 कोषें अपूर्ण होती हैं। अब लेते हैं 5F श्रेणी। तो 5F जो श्रेणी है उस श्रेणी को हम देखें जिसे हम एक्टिनॉइड भी कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि डी ब्लॉक तत्वों में ही जो तीसरा ग्रुप है उसी ग्रुप में सबसे लास्ट में आता है 89 एक्टिनम। इसी एक्टिनियम से आगे के जो 14 तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिनॉइड या 5F श्रेणी के तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि इनका हम विन्यास निकालें तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी 5F में आता है, यानी सबसे लास्ट से भी पिछली कोष के F उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है इसलिए ये हो गए 5F श्रेणी के तत्व यानी एक्टिनॉइड। जरा देखें इसका विन्यास FM 100 है तो ये रेडन तक तो 86 हो गए। उसके बाद फिर आता है 5F 6D7S। तो लास्ट वाले मैंने कहा था S में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, D में 0 होता है, अपवाद हो तो अलग बात है। अब शेष रह गए 12 इलेक्ट्रॉन वो की भर दी हमने 5F में। इस तरह से क्या हुआ जी FM का विन्यास हमने निकाल लिया। लेकिन यदि मैं कोष के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को देखूं तो पहली कोष में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32, फिर पाँचवें में 30, छठवें में 8 और सातवें में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट की 3 कोष अपूर्ण हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाली में 8 होते हैं अधिकतम, या 2 हैं, इससे पिछली में 18 तक हो सकते हैं, या 8 हैं उससे पिछले वाली कोष में 32 तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 30 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने देखा कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें बाहर की 3 कोष अपूर्ण होती हैं, चाहे वो लेंथेनॉइड की हो चाहे वो एक्टिनॉइड की हो। तो इन तत्वों को याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ये L से आगे के तत्व हैं तो लानत है, सेलिना, प्रीति एंड पामेला, सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम येलो से ब्लू हो गई। लानत है, सेलिना, प्रीति एंड पामेला, सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत
ढीली हो गई और तुम येलो से ब्लू हो गई। तो इस तरीके से हम इस लेंथेनाइड सीरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। एक और तरीका है जो प्रचलन में है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सीने सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यारो लुटवाओगे। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। एक तरह से ये तुकबंदी होती है, लेकिन फिर भी याद करने में आसानी रहती है। अब आता है लेंथेनॉइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। देखिए, लेंथेनॉइडों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए एक सामान्य फार्मूला जैसा कि मैंने बताया था कि जीनोन 54 के बाद में 4f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और अंत में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो जैसे मैं पहला तत्व लूँ सीरियम 58। तो 58 में क्या है कि ये एक अपवाद है। तो ये एक अपवाद है और यहाँ पर 6s2, यहाँ 4f1 और 5d 0। मैं ऐसे करके बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। प्रेसियोडाइमियम, इसमें 6s2, 4f3, 5d1 और यहाँ देखें नियोडाइमियम 4f4, 5d0, 6s2। प्रोमेथियम जो कि एक रेडियोएक्टिव तत्व है, लेंथेनाइडों में एकमात्र प्रोमेथियम रेडियोएक्टिव तत्व है, 4f5, 5d0, 6s2। अगला वाला 4f6, 5d0, 6s2 या 4f7, 5d0, 6s2। ये सब क्या हैं? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, मैं जरा उनको आपको करके दिखाता हूँ कैसे बनेंगे। तो देखते हैं सीरियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी किसी का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम जो अफवाऊ नियम के हिसाब से जो ऊर्जा का पृथक्क्रम है पहले हम उसे लिख लेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d। ये हम जानते हैं अफवाऊ क्रम क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 2s है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p है तो 6 आएंगे, फिर 3s है तो यहाँ s में 2, p में 6, ये हम जानते हैं। फिर s आया तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। d में अधिकतम 10 होते हैं, p में 6 होते हैं, s में 2 और फिर d में कितने? 10, p में 6। अब आता है हमारा फिर s, तो 6s2। तो देखिए यहाँ 5p तक यदि हम इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट करें तो ये हो जाते हैं 54। यहाँ तो 54 है ये 6 तक। अब देखें तो 54 और s में 2 कितने हो गए? 56। और हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 58, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाद यहाँ आएंगे 4f में। तो मैंने कहा था कि ये लेंथेनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में आता है। तो यानी सबसे बाहर से जो पिछली कोश है उसके 4f में लास्ट में इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सीरियम है उसका हमने अफवाऊ विन्यास ज्ञात कर लिया। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ तत्वों के विन्यास
जो वास्तविक विन्यास हैं वो अफवाह विन्यास से भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपवाद यानी एक्सेप्शन। तो मैंने जानबूझकर एक अपवाद ही लिया है क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को अपवाद के विन्यास को ज्ञात करने में। तो अपवाद में कुछ नहीं करना, मैंने कहा था यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में आए तो क्या करते हैं, उससे आगे वाला डी को लिख देते हैं अपनी ओर से, क्योंकि सभी अपवाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही आता है। पूरी आवर्त सारणी में जितने भी अपवाद हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही जाता है। तो इसलिए हमको आगे डी लिखनी पड़ेगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है अपवाद में। तो क्या होगा, यहाँ तक तो जैसा है वैसा ही विन्यास रहेगा। यहाँ पर आपका 6s2, ये 4f यहाँ रह गया 1, 2 से 1 चला जाएगा डी में। तो इस तरह से लेकर ये हमारा सीरियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक और इसमें अपवाद है, वो है गैडोलिनियम 64। यहाँ भी करें तो वही करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अफवाह जो क्रम है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d, यही क्रम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एस में कितना होता है 2, फिर एस आ गया तो 2, पी है तो 6, एस है तो 2, पी है तो 6, एस है तो 2, डी आ गया तो 10, पी आ गया तो 6, फिर एस आया 2, डी आया 10 और पी में कितने होते हैं 6। तो यहाँ तक हो गए हमारे कितने 54, तो यहाँ तक हो चुके हैं हमारे। अब आगे देखें तो एस में ये 2, एस में 2 आ गए। अब ये हो गए हमारे 58, कितने हो गए 58। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 64 हैं। अब कितने रह गए 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4f में। तो ऐसे करके हमने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में आया। तो ये हमारा लेंथ नोड हो गया और हमने इसका अफवाह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन मैंने कहा था 64 भी क्या है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और इसलिए क्या होता है, एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको कि आगे डी लिख लेते हैं जो भी डी होती है, और यहाँ से 4f से एक इलेक्ट्रॉन उस डी में चला जाता है अपवाद में। मैंने कहा था हमेशा अपवाद में ही डी में इलेक्ट्रॉन होगा 1, यहाँ भी 1 बनना। तो क्या होगा, हमेशा सभी लेंथ रोड में डी कैसी होगी 0 होगी। तो इस तरीके से लेकर, अभी नहीं लिखना, अभी 0 लिखना भी। तो ये 6s2 और 4f 5d। थोड़ी गलती हुई इसमें, यहाँ पर चलो मैं 54 हैं तो 56 होंगे और 56 के बाद यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर 7 रह जाएंगे। और ठीक कर लें इसको, और यहाँ 8 से 1 यहाँ जाएगा, ये रह गया। और वैसे भी देखें हम कि 4f में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7 का मतलब होता है कि सभी f की जो 7 ऑर्बिटल होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, सभी में कितना हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे कैसे ये अर्धपूरित बन गई। और जो अर्धपूरित विन्यास होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। और इसीलिए इसमें से यहाँ 8 थे तो अर्धपूरित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी में चला गया, जिससे क्या हो, ये 4f कैसी हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, जिससे इसका जो विन्यास है वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए। लेकिन जो हमारे अपवाद नहीं है, उनमें हमें केवल अफवाह विन्यास लिखना है। जैसे हम इर्बियम 68 का लिखना चाहें तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, इस तरह से हमने लिख लिया। चाहो तो आगे 5d लिख लो, हालांकि चूंकि अपवाद नहीं, इसी लास्ट में ये 0 जाना चाहिए इस जगह।
एस में दो, एस में दो, पी में 6, एस में दो, पी में 6, एस में दो, डी आ गया तो 10, पी आ गया तो ये 6, यहाँ 2, यहाँ 10 और यहाँ पर 6। तो यहाँ तक हो गए हमारे 54। अब 54 हुए, यहाँ 2 कर दो 56 हो गए, 56 हो गए, 56 हो चुके हैं और यहाँ पर 68 हैं। कितने बचे? 68, यहाँ 12 बच रहे। तो ये 4F12 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो चूंकि ये अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना ही होगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है लेंथेनाइडों की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये सीडियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 है। अगला प्रीसीडाइमियम है, इसकी +3 +4 है। इसके बाद नियोडाइमियम की +2 +3 है। ऐसे करके देखें तो हम देख रहे हैं कि सभी लेंथेनाइडों की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है। सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ लेंथेनॉइड +2 और कुछ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यानी लेंथेनॉइड, सभी लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, लेकिन कुछ लेंथेनॉइड +2 तथा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेंथेनॉइडों की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है। जब लेंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वे अपने आप को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं, और जब लेंथेनॉइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी अंत में उनको यदि +2 में है तो +3 में आ जाएगा, यदि +4 में तब भी +3 में आ जाएगा। और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट या +4 ऑक्सीजन स्टेट लेंथेनॉइड जनरली इसलिए शो करते हैं क्योंकि इस अवस्था में उनका जो F का विन्यास है वो या तो F0 होता है या F7 होता है या F14 होता है। F0 या F7 या F14 हम जानते हैं कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्थायी विन्यास होने की वजह से ये +2 या +4 ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। कैसे, जरा देख। CeTb और PR, ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे लेंथेनॉइड हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जरा देखें, C का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़ीनॉन 54 के बाद 4f1, 5d1 और 6s2 ये है। तो यदि C4 कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 4 कैटायन का मतलब हो गया इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन कम करना, तो सबसे बाहर से 2 कम होंगे, एक यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से कम हुआ, यानी 2 और 1 और 3 चारों कम हो गए, तो कितना रह गया 0। तो ये 4f0 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मैंने कहा था 4f0 या 4f7 या 4f14 के लिए ही ये +4 ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। ज़रा टीवी का देखें तो यहाँ भी इसका 65 है, तो ये 4f9, 5d0, 6s2 है। अब यदि मैं Tb4 कैटायन बनाऊं तो यहाँ से 2 सबसे बाहर के यहाँ से कम होंगे, 2 यहाँ से कम होंगे, तो 9 में से 2 कम हो गए, 7 रह गए, ये 4f7 रह गया। तो हमने देखा कि F0 या F7 या F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है में जाने के लिए ये लेंथेनॉइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनॉइड होते हैं उस समय वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
यानी दूसरे का करते हैं ऑक्सीडेशन और खुद का हो जाता है रिडक्शन। तो जरा एग्जांपल देखें, जैसे ये Cdm+4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो जब Fe से ये रिएक्ट करता है जलीय विलयन में, उसमें क्या होता है, ये Fe का ऑक्सीडेशन कर देता है। Fe+2 है, ये Fe+3 हो जाता है और खुद +4 से +3 में रिड्यूस हो जाता है। मैंने कहा ये हमेशा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ही आती हैं। आगे देखें हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कुछ लैंथेनॉइड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे ये यूरोपियन और एटर्बियम। तो जरा देखें, EU का जो कॉन्फ़िगरेशन है 4F7 5D0 6S2 है। अब यदि ये दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर से निकाल दे तो यहाँ 6S0 5D0 पहले से, तो यहाँ रहेगा 4F7 हो गया। और मैंने कहा था ये होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक इसी प्रकार से एटर्बियम देखें हम, इसका भी कन्फिगरेशन आप देख रहे हैं 4F14 5D0 6S2 है। यदि ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर के निकाल देगा तो यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ 4F14 रहेगा, 4F14। और ये भी क्या था, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये यानी अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 या 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, इसलिए ये लैंथेनॉइड +2 तथा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बताया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो लैंथेनॉइड होते हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी खुद का उनका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का वो रिडक्शन कर देते हैं। तो जैसे देखा हमने कि जो समरी में ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो क्या होता है, ये जलीय विलयन में जल का रिडक्शन कर देता है और खुद +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंने कहा था जाएगा हमेशा +3 स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा जी। अब अगला टॉपिक आता है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। तो देखिए, लैंथेनॉइडों में जो लैंथेनॉइड सीरीज हमारी है, जरा देखें यहाँ से, ये लैंथेनॉइड सीरीज है 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो जरा हम गौर से देखें कि यदि हम इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आगे बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई है, इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो कैसी होती आती है, 183 है, 182, 181, 181, 180, 180, 178, ये कम होती चली जाती है। यानी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो कम होती जाती हैं। ऐसे ही यदि हम आयोनिक रेडियाई देखें, आयोनिक त्रिज्या देखें, तो ये भी कम होती जाती हैं। जरा हम ग्राफ देखें, इसमें ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यदि हम एटॉमिक रेडियस ये ज़्यादा है और ये एटॉमिक नंबर है, तो देख रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है एटॉमिक रेडियस कम होती जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जरा ठीक समझें इसको। उसका रीजन ये है कि जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे लैंथेनॉइड होते हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो सबसे बाहरी कोश में भरकर अंदर वाली जो 4F उपकोश है उसमें प्रवेश करता है। और हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम है उसमें 2 तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है कि इसके नाभिक द्वारा जो सबसे बाहर की कुछ का इलेक्ट्रॉन है 6s का, उसको अपनी ओर खींचने वाला नाभिकीय आकर्षण बल से जेड इफेक्ट भी कहते हैं, यानी जेड इफेक्ट। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
आकर्षित करता है। इससे क्या होता है, उसका साइज कम होता है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा बल कार्य करता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया है किसी भी कोश में, यहाँ या बाहर, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक बल तो क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है, साइज को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो प्रतिकर्षित कर रहा है बाहरी इलेक्ट्रॉन को, यानी ये साइज को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो दो काम इसमें विपरीत हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर न भरकर काफ़ी अंदर आके भरा हुआ है। तो चूंकि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन काफ़ी अंदर है, इसलिए इसके द्वारा इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो प्रतिकर्षित किया जाएगा वो मान काफ़ी कम रहेगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम रहता है। हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो यानी इसके द्वारा प्रतिकर्षण कम होता है बल्कि आकर्षण ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ते आते हैं तो क्या होता है कि जेड इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है और शील्डिंग इफेक्ट कम प्रभावी होता है। इसलिए क्या होता है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो उसका साइज है वो छोटा होता जाता है, और इसी को हम कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। तो लेंथेनॉइड संकुचन भी ये हो गया, क्या हो गया कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनॉइडों के परमाणु त्रिज्या तथा अन्य त्रिज्याओं में जो धीरे धीरे कमी होती जाती है उसे हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। और उसका कारण क्या है, इसका कारण सीधा सीधा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन है।